आज की क्लास इंडियन इकोनॉमिक्स है जिसमें हम जीडीपी, राष्ट्रीय आय, सतत विकास, मिश्रित अर्थव्यवस्था आदि टॉपिक पर चर्चा करेंगे। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त कपिल त्यागी। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी ये पूरी क्लास माइंड मैप पर बेस है। तो आइए सबसे पहले कुछ टर्म्स अवधारणा है उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो आर्थिक विकास परिचय। आर्थिक विकास आर्थिक आवश्यकताओं, वस्तुओं और संस्थाओं आदि में गुणात्मक परिवर्तन से संबंधित है। यह संरचनात्मक परिवर्तन एवं प्रौद्योगिकी आदि में वृद्धि करने वाले तत्वों को निर्धारित करता है। ये आर्थिक विकास के बारे में हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं कि आर्थिक विकास क्या है। तो पहला टॉपिक है अर्थव्यवस्था सामान्य परिचय। अर्थव्यवस्था की अवधारणा। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का एक व्यवहारिक पक्ष है जो किसी देश या क्षेत्र विशेष में होने वाले आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति एवं स्तर को दर्शाता है। इसमें सभी क्षेत्रों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, देखो की पॉइंट का ध्यान रखना है, जितने भी फील्ड हैं सभी क्षेत्रों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, उनका उपभोग और रोजगार आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट बताया गया है इकोनॉमिक्स का, अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, इसे हम तीन आधारों पर समझ सकते हैं। नियंत्रण के आधार पर, विकास के आधार पर और वैश्विक संबंधों के आधार पर। नियंत्रण के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, नेक्स्ट है सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमिक मिश्रित अर्थव्यवस्था। नियंत्रण के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था तीन भागों में बांटी गई है। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। विकास के आधार पर अविकसित और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। नंबर दो है विकासशील अर्थव्यवस्था और नंबर तीन पर है विकसित अर्थव्यवस्था। इसी तरह वैश्विक संबंधों के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा गया है। खुली अर्थव्यवस्था ओपन और दूसरी है बंद अर्थव्यवस्था। तो ये जो नियंत्रण के आधार पर तीन प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। एक है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी सोशलिस्ट और एक है मिक्स्ड मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लाभ और बाजार प्रणाली पर आधारित होती है, यानी कि मांग और पूर्ति पर आधारित होती है। संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है। अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, इसमें लाभ और बाजार प्रणाली पर यह आधारित होती है, मांग व पूर्ति पर। यदि पूर्ति कम हो, सप्लाई कम हो, तो वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है और जब डिमांड बढ़ती है उसका उसका रेट बढ़ जाता है। तो ये संसाधनों पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण को दिखाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यदि हम अमेरिकी जैसे देश की बात करें तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था। अच्छा, भारतीय जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी सोशलिस्ट शब्द दिया गया है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था पब्लिक वेलफेयर यानी कि जन कल्याण पर आधारित होती है और जितने भी रिसोर्सेज संसाधन होते हैं उन पर सरकार का कंट्रोल होता है। देखिए, संसाधनों पर सार्वजनिक क्षेत्र यानी कि राज्य का नियंत्रण होता है। पूरी तरह से पूरा कंट्रोल किसका होता है? सरकार का होता है। तो यदि हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें
तो कभी जो रूस है, रूस की जो अर्थव्यवस्था थी वो समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। पूरा का पूरा कंट्रोल रिसोर्सेज पर वहां की सरकार का था। और थर्ड है मिक्स्ड, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित का मीन्स है कि देश के डेवलपमेंट में सरकार के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र भी अपना योगदान देते हैं। तो ये लाभ और बाजार प्लस जन कल्याण पर आधारित होती है। देखिए, लाभ भी कमाना है लेकिन जन कल्याण का भी काम करना है। यदि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था को मिला दें तो जो इकोनॉमिक्स, जो अर्थव्यवस्था होगी उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाएगा। संसाधनों पर निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का नियंत्रण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की अर्थव्यवस्था है, कैसी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देश के विकास में सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र भी अपना योगदान देता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, तो इसका ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। अविकसित और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अविकसित शब्द का प्रयोग उस अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है जहां विकास की आशाएं धूमिल हो, मतलब वहां पर विकास की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हों। उसे अविकसित अर्थव्यवस्था के रूप में समझाया गया है। जबकि अल्प विकसित शब्द का प्रयोग उस अर्थव्यवस्था के लिए किया जाता है जहां विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। अविकसित का मतलब है कि वहां विकास होगा ही नहीं। अल्प विकसित का मतलब है कि वहां पर संसाधन इतने हैं कि वहां पर विकास की संभावनाएं मौजूद हैं। अर्थात अविकसित अर्थव्यवस्था वह है जहां विकास की कैपेसिटी ना हो, और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वह है जो उचित रूप से विकसित हो। तो बराबर का पॉइंट ही देख लेते हैं, बंद अर्थव्यवस्था। वैसे पहले नीचे का पोर्शन देखते हैं, जब भी समझ में आएंगे। नेक्स्ट है विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक, प्रौद्योगिकी एवं गैर आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित देशों की तुलना में आय, उपभोग, बचत और पूंजी निर्माण का स्तर अपेक्षाकृत निम्न होता है। ये हमने विकसित देशों से कंपेयर की है। विकसित अर्थव्यवस्था इंपॉर्टेंट है, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के तीनों संसाधन, प्राकृतिक, मानवीय और भौतिक संसाधन, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों और उनका अनुकूलतम एवं समुचित उपयोग अथवा दोहन हो रहा हो, उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। हर तरह से संसाधन संपन्न और हर तरह से टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण ऐसी अर्थव्यवस्था जो अपने संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करती हो, उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण। हमने ऊपर देखा था कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो वही पोर्शन चल रहा है। खुली अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका दुनिया के अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ उचित आर्थिक संबंध हो। खुली, ओपन का मतलब है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका संबंध दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ निरंतर जारी हो। उत्पादन, उपभोग और पूंजी निर्माण बाह्य लेन देन से प्रभावित हो। आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। इनकी हम विशेषता बता रहे हैं। आयात और निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। और आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। आधुनिक विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं कैसी हैं? खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं। सब देश सब देश सभी देशों के साथ अन्य दूसरे देशों के साथ अपना व्यापार कर रहे हैं। आयात और निर्यात बिल्कुल ओपनली है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं,
डोनाल्ड ट्रंप, उसने एक टैरिफ टैक्स लगाया है कि जो भी देश उनके देश में कोई अपनी वस्तुएं लेकर जाएगा तो उन्होंने उन पर अलग से, मतलब अधिक क्वांटिटी में टैक्स लगा दिया है, जिसे सीमा शुल्क के रूप में बोलते हैं। अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जो बाह्य बंद अर्थव्यवस्था, वह अर्थव्यवस्था जो बाह्य अर्थव्यवस्थाओं से किसी भी प्रकार का आर्थिक संबंध नहीं रखती हो, आयात निर्यात की गतिविधियां शून्य होती हैं, इसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया, मतलब ऐसा देश जो किसी दूसरे देश के साथ कोई भी व्यापार, आयात और निर्यात नहीं करता हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल है उत्तर कोरिया। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो भारत की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। भारत सभी देशों के साथ अपना आयात और निर्यात कर रहा है। और भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें संसाधन बहुत हैं और उसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। अभी हमने पूरा पूरा विकास नहीं किया है, लेकिन अभी भारत का विकास होना अभी बाकी है। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। देखिए, विकासशील अर्थव्यवस्था में मौद्रिक प्रौद्योगिकी गैर आर्थिक सीमाओं के कारण विकसित देशों की तुलना में आय, उपभोग, बचत, पूंजी का स्तर निम्न होता है। यदि हम विकसित देशों की तुलना करें, तो भारत में अभी हमने अपने संपूर्ण संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया है। भारत के पास विकास की अभी अपार संभावनाएं बची हुई हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जो नॉमिनल जीडीपी के संदर्भ में विश्व की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था है, 2022 का डाटा है, तथा क्रय शक्ति अक्षमता के आधार पर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। स्वतंत्रता के बाद की स्थिति देखते हैं। 1947 से 1989। तो जैसे हमने बताया था, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत के डेवलपमेंट के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया था। कल्याणकारी समाजवादी कल्याणकारी समाजवाद की अवधारणा अपनाई गई है। और उस समय भारत का सीमित विदेशी व्यापार था। वर्ष 1991 की नई इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति, मिश्रित अर्थव्यवस्था। 1991 में भारत ने एलपीजी का कॉन्सेप्ट अपनाया। एलपीजी, एल का मतलब है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। पी का मतलब है प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। उदारीकरण का मतलब है कि भारत सरकार ने अपने यहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन, नियम और कानूनों को बहुत आसान किया है। प्लस भारत में जो लाइसेंस सिस्टम था उसको समाप्त किया है। तो ये था उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब है नियम और कानून बहुत सरल बना दिए गए, बहुत ही उदार बना दिए गए। और जो लाइसेंस सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी भारत में यदि कोई अपनी कंपनी या व्यापार करना चाहता था तो उसे बहुत ही रूल एंड रेगुलेशन से गुजरना होता था और उसे कई स्तर पर लाइसेंस प्रक्रिया अपनानी होती थी। लेकिन 1991 के बाद उन प्रक्रियाओं में बहुत संशोधन किया गया और कुछ सिस्टम बहुत सा खत्म किया गया, जैसे लाइसेंस सिस्टम खत्म कर दिया गया। निजीकरण, भारत सरकार की जो सरकारी कंपनियां थी या जो घाटे में चल रही थी, या तो उनको बेच दिया गया या उनके कुछ शेयर मार्केट में बेच दिए गए, जिससे जो पैसा आया उस पैसे का दूसरी जगह पर यूज किया गया। और तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। भारत की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए खोल दिया गया। यानी कि दूसरा कोई भी देश या किसी दूसरे देश की मल्टीनेशनल कंपनी आकर भारत में कोई भी व्यापार कर सकती थी। वैश्वीकरण का मतलब ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण का मतलब लाइसेंस और नियम और कानून को खत्म किया गया। निजीकरण,
जो कंपनियां घाटे में थी उनको बेच दिया गया या उनके शेयर मार्केट में बेचे गए। वैश्वीकरण, भारत की मार्केट को दूसरे देशों के लिए ओपन कर दिया गया, यानी कोई भी देश भारत में आए और व्यापार आसानी से कर ले या कर सकता है। तो इसको कहा गया एलपीजी, जो 1991 में अपनाया गया था। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को तीन श्रेणियों, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में बांटा गया है, जिन्हें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन भागों में बांटा गया है, या अर्थव्यवस्था की तीन श्रेणियां हैं। तीन श्रेणियां हैं, एक है प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र और तृतीय तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर से रिलेटेड श्रेणियों को शामिल किया गया है, जैसे कृषि, वानिकी, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, मत्स्यन और खनन। ये प्राथमिक क्षेत्र के में शामिल किए गए हैं। द्वितीय क्षेत्र इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड है, औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें निर्माण, विनिर्माण, गैस, विद्युत और जलापूर्ति आदि को शामिल किया गया है। तृतीय क्षेत्र सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है, सेवा क्षेत्र से रिलेटेड है, जिसमें व्यापार, परिवहन और संचार, बैंकिंग सेक्टर, बीमा, भंडारण और सामुदायिक सेवाओं को शामिल किया गया है। प्रीलिम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक क्षेत्र में पूछ लेगा कि कौन शामिल नहीं है। तीन नाम तो यहाँ से आ जाएंगे और एक नाम इधर से ऐड कर देगा। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र, इसमें प्राथमिक जो है वो एग्रीकल्चर फील्ड से रिलेटेड है, सेकेंडरी औद्योगिक फील्ड से, और तृतीय जो सर्विस सेक्टर है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। परिभाषा पर बात करते हैं, परिभाषा देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। दोबारा से समझिए, किसी अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय निकालते कैसे हैं? बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, मार्केट बेस, इसमें से हम घटाएंगे मूल्य ह्रास प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर और विदेशों से निवल कारक आय। सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, मार्केट बेस से हमें मूल्य ह्रास हटाना है, घटाना है, निवल अप्रत्यक्ष कर हटाना है और जोड़ना है विदेशों से निवल कारक, तो हमें प्राप्त होगी राष्ट्रीय आय। परिभाषा, किसी अर्थव्यवस्था में देश के नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय, बात करते हैं प्रकार की, और राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं। राष्ट्रीय आय के प्रकार हैं सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी, और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई। मेथड है उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि। राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय संबंधी समुच्चय देशी व राष्ट्रीय, सकल व निवल, कारक लागत और बाजार कीमत पर आंकलित, ये राष्ट्रीय आय निकालने के कुछ मेथड हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीडीपी
जब हम अर्थव्यवस्था का पोर्शन पढ़ते हैं तो हमेशा जीडीपी से संबंधित कोई ना कोई टर्म्स आती रहती है। तो जीडीपी क्या होता है उसका पता होना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी बोला जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, किसी देश के नागरिकों, जिसमें निवासी और गैर निवासी, मतलब जो भारत से बाहर रहते हैं वो भी, जो भारत के नहीं हैं और किसी दूसरे देश के नागरिक भारत में रहते हैं वो गैर निवासी हैं। किसी देश के नागरिकों जो निवासी और गैर निवासी दोनों हों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीएनपी बोला जाता है। अब आप यदि इन दोनों की कंपेयर करें तो ये है, जीडीपी है किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सकल घरेलू सकल राष्ट्रीय उत्पाद में बोला है किसी देश के नागरिकों, मतलब कि भारत के अंदर यदि हम बात करें भारत के नागरिक प्लस यदि विदेश का भी कोई नागरिक भारत में रह रहा है विदेशी, और वो यहाँ पर जो भी काम कर रहा है, उसने जो भी वस्तु उत्पादित की है, जो भी अंतिम सेवाएं प्राप्त की हैं, उन सबको सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोला जाता है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी कैसे निकाला जाता है, ये इसका फॉर्मूला है जीडीपी का। देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। यदि हम जीडीपी की बात करें तो यदि भारत के किसी नागरिक ने अमेरिका में जाकर जो इनकम प्राप्त की है, तो उसमें से हम भारत में यदि कोई विदेशी रहकर काम कर रहा है और उसकी जो इनकम है उसमें से उसको घटा देंगे, तो उसके बाद जो इनकम बचेगी वो शामिल हो जाएगी जीडीपी में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। तो किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को जीडीपी बोला जाता है। जीडीपी निकालते कैसे हैं, देशवासियों द्वारा विदेशों में जो अर्जित आय है, जो हमने इनकम प्राप्त की है, उसमें से हम घटाएंगे बाहर के विदेशियों ने भारत में जो अर्जित आय की है, उसमें से जो घटाएंगे वो प्राप्त होगा हमारा जीडीपी। थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, समझने में कुछ टाइम लगता है। जब इस क्लास को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो जो पॉइंट है आपके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। जब यहाँ पर आता है एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस। तो यदि हम शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात करें तो जीडीपी में से हमें मूल्यह्रास, जो हमारा मूल्य की हानि हुई है, उसमें से यदि हम जीडीपी में से ये मूल्यह्रास राशि घटा दें तो उससे प्राप्त होगा हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब ये मूल्यह्रास कैसे निकलता है, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में से निवल अप्रत्यक्ष कर घटाने पर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। इसी तरह से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की यदि बात की जाए, नेट नेशनल प्रोडक्ट की, मार्केट प्राइस, एनएनपी का मतलब है मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास घटा दें तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे प्राप्त होगा, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से निवल अप्रत्यक्ष कर घटाने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है।
ये निवल अप्रत्यक्ष कर कैसे प्राप्त होगा? इनडायरेक्ट टैक्स में से यदि हम सब्सिडी घटा दें, जो हमें इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त होता है सरकार को, उसमें से सब्सिडी घटाने पर जो टैक्स प्राप्त होगा उसको निवल अप्रत्यक्ष कर बोलेंगे। इसी तरह से साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद राष्ट्रीय आय कहलाता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही नेशनल इनकम कहलाता है, राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान सबसे पहले दादा भाई नौरोजी द्वारा वर्ष 1868 में अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लगाया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। 1868 में इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये पुस्तक कई बार पूछी गई है, तो इसमें इन्होंने नेशनल इनकम का अनुमान लगाया था। वर्ष 1931 से 32 में वी आर राव ने सबसे पहले वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। नेक्स्ट है आजादी के बाद राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए सर्वप्रथम गठित समिति राष्ट्रीय आय समिति थी, जिसकी अध्यक्षता पीसी महालनोबिस ने की थी। ये बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे। कुछ संगठन है एनएसएसओ, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। नेक्स्ट इंपोर्टेंट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना है 2 मई 1951 को। वर्ष 2019 में एनएसएसओ प्लस सीएसओ, इन दोनों को मिलाकर एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बनाया गया। आर्थिक समीक्षा 2021-22 नहीं, यदि हम 22-23 की बात करें और 23-24 की भी बात करें, सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है गोवा। 2023-24 में भी प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक गोवा राज्य की ही है। और अब इस समय भारत में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का आकलन करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? उत्पाद विधि से, आय विधि से और व्यय विधि से। उत्पाद विधि क्या है? उत्पाद विधि में निम्नलिखित तीनों क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है प्रोडक्शन मेथड में। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की गणना की जाती है। यदि हम एक वित्तीय वर्ष में जितनी वस्तुएं उत्पादित हुई हैं और जो सेवाओं के मूल्य थे, उनकी गणना से ही हम राष्ट्रीय इनकम का अनुमान लगा सकते हैं। ये उत्पाद विधि से रिलेटेड है। आय विधि, इनकम मेथड। जब व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे आय विधि कहते हैं। इनकम मेथड। नोट, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय हस्तांतरित आय, पेंशन, बेरोजगारी माइनस भत्ता इत्यादि तथा गैर कानूनी कार्यों से प्राप्त आय को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। व्यय विधि, व्यक्ति अपनी आय को वस्तु और सेवाओं पर खर्च करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय को जोड़कर की जाती है। नोट, व्यय विधि में शेयरों और बॉन्डों, जो ब्रांड होते हैं, बॉन्ड, शेयर और बॉन्ड पर किए गए व्यय को शामिल नहीं किया जाता है। नया टॉपिक है इंपोर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। ये मेंस का भी टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सतत विकास। लगभग हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपोर्टेंट है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास की वह प्रक्रिया है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की कैपेसिटी से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करती है।
ब्रुटलैंड रिपोर्ट के अनुसार। यदि हम सिंपल भाषा में समझाएं कि ऐसा विकास जो भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए तैयार किया जाता है, यानी कि हमें अपने संसाधनों का इस तरह से उपयोग करना है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो संसाधन उन उस पीढ़ी के लिए भी बचे हुए हों। ये ना हो कि जो आने वाली पीढ़ी है उससे पहले ही हम अपने सभी संसाधनों को खत्म कर लें। तो आने वाली पीढ़ी के लिए जो हमारे संसाधन हैं उनका इस तरह से यूज करना है कि आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का यूज करती रहे। इसे ही सस्टेनेबल सतत विकास कहा जाता है। सतत विकास के स्तंभ, तीन स्तंभ हैं: पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक। एनवायरमेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिक। परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वर्ष 1992 में पर्यावरण एवं विकास पर एक सम्मेलन हुआ ब्राजील के रियो डी जनेरिया में, जिसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, 1992 में। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2002 में, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। पहला पृथ्वी सम्मेलन है 1992। सतत विकास पर सम्मेलन है 2002 में, ये हुआ था जोहान्सबर्ग में। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, एचडीएस इंडेक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक को सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया गया। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। पेरिस जलवायु समझौता वर्ष 2015 में पारित हुआ, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो हेडक्वार्टर है वो भारत में गुरुग्राम में बनाया गया है। गुरुग्राम में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है, भारत में किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट या संस्था का ये पहला मुख्यालय है गुरुग्राम में। इससे पहले भारत में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कोई हेडक्वार्टर नहीं था। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में बनाया गया है। सतत विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। वहीनिता, सस्टेनेबिलिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1713 में हेंस कार्ल वान कार्लोविट्स द्वारा किया गया था। वर्ष 1962 में सर्वप्रथम रचेल कार्सन ने अपनी पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग में इस अवधारणा से अवगत कराया। वर्ष 1968 में जीव विज्ञानी पाल हार इलरिच की पुस्तक दी पॉपुलेशन बॉम्ब का प्रकाशन हुआ, जिसमें जनसंख्या संसाधन दोहन और पर्यावरण के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला गया। ये सतत विकास से संबंधित पॉइंट चल रहे हैं। मानव पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम में हुआ। यह पर्यावरण पर पहला शिखर सम्मेलन था 1972 में। ये हुआ था स्टॉकहोम में। वर्ष 1980 विश्व संरक्षण रणनीति अपनाई गई, सतत विकास के लिए सजीव संसाधन संरक्षण की बात कही गई। वर्ष 1983 में गो हार्लेम ब्रुटलैंड के नेतृत्व में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना की गई। 1972 में जो स्टॉकहोम में पर्यावरण पर सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन में 5 जून को ये अपनाया गया कि प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ये इसी कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया था। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया। वर्ष 1983 में गठित ब्रुटलैंड आयोग द्वारा वर्ष 1987 में
ये रिपोर्ट थी हमारा साझा भविष्य, अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट, जिसे ब्रुकलैंड रिपोर्ट कहा जाता है, जारी की गई थी। ब्रुकलैंड रिपोर्ट 1987 में आई और इस रिपोर्ट का जो मोटो था ये था ओवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। वर्ष 1987 में प्रस्तुत ब्रुकलैंड रिपोर्ट में ही सतत विकास शब्द को पहली बार पूर्ण रूप से परिभाषित किया गया और इसी रिपोर्ट से ही सतत विकास शब्द को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हमने आपको बताया है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सतत विकास शब्द को सबसे पहले किस रिपोर्ट के आधार पर अपनाया गया। तो 1987 की ब्रुकलैंड रिपोर्ट के आधार पर सबसे पहले सतत विकास को परिभाषित किया गया था, डिफाइन किया गया। वर्ष 1992 में पर्यावरण पर विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हुआ, जिसको रियो डी जेनेरिया सम्मेलन कहा जाता है, पृथ्वी सम्मेलन। सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों द्वारा अपनाया गया था। तृतीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक डैशबोर्ड 2020-21 जारी 3 जून 2021 को जारी किया था नीति आयोग ने, और पहला राज्य था केरल टॉप पर। सतत विकास का क्या अभिप्राय है? आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना। हमने आपको भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे यहाँ पर जो संसाधन है, हमें उन संसाधनों का पर्यावरण के अनुकूल उनका दोहन करना है और इस तरह से वो संसाधन बचा के रखने हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का यूज कर सके। तो आर्थिक विकास के साथ साथ मतलब ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को प्रोटेक्ट किया जाए, इको फ्रेंडली, या ये कहें कि इको फ्रेंडली हमें डेवलपमेंट करना है। इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए हम विकास करते हैं। तो आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रखना। सतत विकास के मेन मोटो उद्देश्य क्या है, गोल क्या है? उद्देश्य का मतलब गोल। इसका गोल है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। नेक्स्ट, प्रकृति के अनुकूल तकनीकों का प्रयोग करना है। नेक्स्ट, सामाजिक अन्याय की समाप्ति करनी है। नेक्स्ट है संस्थाओं का विकेंद्रीकरण करना है और आर्थिक वंचनाओं से मुक्ति दिलानी है। ये सतत विकास के मेन मोटो हैं, उद्देश्य हैं। तो सतत विकास की सबसे अच्छी परिभाषा ब्रुकलैंड रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य में दी गई थी। हमने ऊपर अभी आपसे डिस्कशन किया है। आयोग ने सतत विकास को एक ऐसा विकास कहा है जो भविष्य की पीढ़ियों, बार बार यही आ रहा है, जो भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की पूर्ति करने में अक्षमता से समझौते किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी करता हो। सततशीलता, सततशीलता का अर्थ है ऐसी स्थिति से है जो हमेशा के लिए बनी रहे, शर्ते प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, पर्यावरण असंतुलन न हो, प्रकृति का उत्पादन अक्षमता से अधिक शोषण न हो। तो उसे ही हम सततशीलता कहते हैं। बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र की, जो रिलेटेड है एग्रीकल्चर व उससे रिलेटेड फील्ड पर। इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि व उससे संबंधित गतिविधियों का संचालन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में एग्रीकल्चर, कृषि। कृषि या खेती किसको कहेंगे? मिट्टी की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन आदि करना, विज्ञान एवं कला दोनों है, इसे ही खेती कहते हैं। सेरिकल्चर,
इसमें रेशम उत्पादन होता है। रेशम के कीटों का वाणिज्य उत्पादन करना, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसीकल्चर, इसे मत्स्य पालन कहते हैं। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मछलियों का उत्पादन करना। नेक्स्ट है विटीकल्चर, अंगूर की खेती करना। हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि करना, वाणिज्य उपयोग के लिए सब्जियों और फूलों और फलों को उगाना। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन। पीसीकल्चर, मत्स्य उत्पादन। विटीकल्चर, अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि। यहां से भी किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है और मैचिंग का क्वेश्चन पूछता है। पीसी कल्चर किससे रिलेटेड है, तो आपको मैच करना है मत्स्य पालन से। वीटी कल्चर किससे है, अंगूर की खेती से। जैविक कृषि, जैविक खेती। भारत का एकमात्र जैविक राज्य सिक्किम। वहां पर कृषि के लिए कोई भी रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता है। जैविक कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। दवाई का यूज नहीं किया जाता है, पेस्टिसाइड का, और रासायनिक खादों का उपयोग नहीं किया जाता है जो फर्टिलाइजर होते हैं। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। ये जैविक कृषि कहते हैं इसको, ये जैविक कृषि कहलाता है। देखिए माइंड मैप से जिस तरह से एनसीईआरटी की बुकों में पिक्चर दी हुई होती है, इसी तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। कृषि में निवेश किया जाता है, निवेश किया गया है मशीनरी में, ठीक है, बीज में, रसायन खादों में, जुताई बुआई छिड़काव किया जाता है। परक्रम, किसान के द्वारा काम किया जाना। निर्गत, निर्गत का मतलब है कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। निवेश किया गया है, काम किया गया है, प्राप्त क्या हुआ है, फसल प्राप्त हुई है। भौतिक निवेश। मानवीय निवेश, इसमें क्या है, भंडारण किया जाता है, श्रम किया जाता है, मशीनरी और रसायन। भौतिक निवेश, सूर्य का प्रकाश, वर्षा प्राप्त होती है, तापमान, मिट्टी और ढाल। भारत में कृषि, भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि क्षेत्र देश की कुल आबादी के लगभग 70% को आजीविका और देश के कुल कार्यबल के लगभग 54.6% के लिए रोजगार पैदा करता है। भारत में सबसे बड़ा रोजगार देने वाला फील्ड है कृषि, एग्रीकल्चर। आज भी 70% जनसंख्या इसी पर डिपेंड है। वर्ष 1950-51 में जीडीपी में कृषि की भागीदारी 55.4% थी, लेकिन 2019-20 में जीडीपी में कृषि की भागीदारी घटकर लगभग 17.8 हो गई है, और 2024-25 में हो गई है ये लगभग 16.5। 2024-25 में इसका परसेंटेज है 16.5, 16.5%। तीनों क्षेत्रों की यदि बात की जाए तो जीडीपी में जो योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिटरी, तृतीय क्षेत्र का, प्राथमिक सेक्टर का इस समय योगदान है 18.8%। ये लेटेस्ट डाटा है। उद्योगों का है 28% और सबसे ज्यादा है हमारा सेवा फील्ड सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर है उसका। प्राथमिक क्षेत्र का है 18.8, सेकेंडरी का है 28.2 और थर्ड सेक्टर का है 53%। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र, योजना आयोग ने कृषि जलवायु क्षेत्रों के आधार पर कृषि योजना तैयार करने की अनुशंसा की है।
कृषि जलवायु विशेषताओं, विशिष्ट मृदा प्रकार, तापमान, वर्षा एवं उसकी विविधता सहित जलवायु एवं जल संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संसाधन विकास हेतु कृषि क्षेत्र को मोटे तौर पर 15 श्रेणियों में बांटा गया है। भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वी हिमालय क्षेत्र, निम्न गंगा मैदानी क्षेत्र, मध्य गंगा मैदानी क्षेत्र, उच्च गंगा मैदानी क्षेत्र, गंगा पार मैदानी क्षेत्र, पूर्वी पठार पर्वतीय क्षेत्र, केंद्रीय पठार एवं पर्वतीय क्षेत्र, पश्चिमी पठार और पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र। 12वां है पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र। 13वां है गुजरात के मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र। 14 है पश्चिमी मैदानी व पर्वतीय क्षेत्र और 15 है द्वीप क्षेत्र। भारत के जो 15 जलवायु क्षेत्र हैं उन्हें इन पॉइंटों में इस मैप में दिखाया गया है। नाम एक बार आप देख सकते हैं। नोट कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और लेटेस्ट करंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। यदि आप देखो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में से जो क्वेश्चन आते हैं वो करंट बेस्ड क्वेश्चन अधिक आते हैं। ट्रेडिशनल परंपरागत क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो जब आपका कोई एग्जाम होगा तो उसी समय लेटेस्ट, यदि हम बात करें अब 2025 चल रहा है तो 2024-25 में जो प्राइमरी सेक्टर है उसका योगदान है लगभग 16.5 16.5%। सेकेंडरी का है लगभग 29% और सेवा सेक्टर का हो गया है 55%। इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर में ही सबसे अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं संजीवनी दे रहा है। लेकिन आप देखेंगे सबसे अधिक आदमी भारत के काम कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, लेकिन सर्विस सेक्टर का भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान बहुत कम है। तो सरकार को इस चीज पर ध्यान देना है, देखना है। दूसरा, ये जो आप देख रहे हो सेरिकल्चर, यहाँ से मैचिंग का क्वेश्चन आता है। जैसे ये 4 पॉइंट आएंगे, सेरिकल्चर ए ऑप्शन, बी लिस्ट ए और लिस्ट बी आएगी। लिस्ट ए में सेरिकल्चर, बी में पीसीकल्चर, 1 2 3 विटिकल्चर और चौथा आएगा हॉर्टिकल्चर। और जो लिस्ट बी है ये आगे पीछे होंगे, तो वहां से मैचिंग का क्वेश्चन आता है। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन से, पीसीकल्चर मत्स्य पालन से, विटिकल्चर अंगूर की खेती से और हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि से। पॉइंट ये है कि ये जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं वहां से आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन किस तरह से आता है। क्वेश्चन का पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनर या वो एग्जाम किस तरह से क्वेश्चन दे रहा है। यहाँ से जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो यहाँ से किस तरह का क्वेश्चन आने की संभावना है। तो इतनी नॉलेज आपको अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग करनी है। अपने आप को इस काबिल बनाना है कि जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उस टॉपिक में से किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है, जैसे बताया है कि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को परिभाषित पहली बार किसने किया या सतत विकास किसके आधार पर सबसे पहले सामने आया। तो है 1987 की ब्रूटलैंड रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था ये था हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य ओवर कॉमन फ्यूचर। ये ब्रूटलैंड रिपोर्ट की ये मेन थीम है। इसी के आधार पर सबसे पहले सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सामने आया।
तो थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। और मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की एक रोचक वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।